हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इन अ वीक और सो। इन अ वीक और सो का मतलब होता है एक आध हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर भी, और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली उस जगह पे इन अ वीक और सो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हफ्ते के अंदर मैं यह प्रोजेक्ट पूरी कर दूंगा। इन अ वीक और सो आई फिनिश दिस प्रोजेक्ट। मौसम एक हफ्ते के अंदर सुधर जाएगा। द वेदर विल इम्प्रूव इन अ वीक और सो। द वेदर विल इम्प्रूव इन अ वीक और सो। मैं एक हफ्ते के अंदर आपसे फिर मिलूंगा। आई विल मीट यू अगेन इन अ वीक और सो। वह एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगी। शी विल बी बैक इन अ वीक और सो। गाइस, इसी तरीके से कई सारे स्ट्रक्चर्स भी हैं और तो और कई सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर हो सके तो केवल आप सुन सकते हैं, केवल आप सुनते रहिएगा, तो भी आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। परिणाम एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। द रिजल्ट्स विल बी आउट इन अ वीक और सो। मैं आपको एक हफ्ते के अंदर कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू इन अ वीक और सो। समस्या एक हफ्ते के अंदर हल हो जाएगी। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इन अ वीक और सो। वह एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। ही विल रिकवर इन अ वीक और सो। पैकेज एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। द पैकेज विल अराइव इन अ वीक और सो। मेरा दोस्त एक हफ्ते के अंदर आएगा। माई फ्रेंड विल विजिट इन अ वीक और सो। हैपन टू का मतलब होता है अचानक से, गॉड की वजह से। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, अचानक से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, अचानक से की तुलना में। लेकिन इसका मीनिंग ये होता है गॉड की दया से, गॉड की वजह से कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, मिलना जुलना जो भी हो जाता है, उस जगह पे हैपन टू की मदद से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, यानी कि आपको पहले से पता नहीं होता लेकिन एक्सीडेंटली हो जाता है, उस जगह पे हैपन टू को यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बाजार में उससे अचानक मिला। यहाँ पे अचानक आप समझ सकते हैं। आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में अचानक को लिखा गया है। ओके, आई हैपन टू सी हर एट द मार्केट। मतलब हमें उम्मीद नहीं था लेकिन मिल गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गॉड की दया से हमें वो मिल गया बाजार में। ओके, सेंटेंस आगे और पीछे भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बोलना भी जरूरी होता है। ओके, अगला सेंटेंस है मेरे जन्मदिन पर अचानक बारिश हो गई। इट हैपन टू रेन ऑन माई बर्थडे। आप चाहें तो आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं आसान वे में, लेकिन ये एडवांस इंग्लिश है जो हैपन टू का यूज होता है। मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मुझे जमीन पर अचानक $10 का नोट मिला। आई हैपन टू फाइंड अ $10 बिल ऑन द ग्राउंड। मुझे रेडियो पर अचानक खबर सुनाई दी। आई हैपन टू हियर द न्यूज ऑन द रेडियो। मुझे हवाई अड्डे पर गॉड की दया से अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। आई हैपन टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट। मेरे पास गॉड की दया से एक अतिरिक्त चाबी थी। आई हैपन टू हैव अ स्पेयर की। मुझे गॉड की दया से जवाब पता था। आई हैपन टू नो द आंसर। मुझे अचानक आखिरी बस मिल गई। आई हैपन टू कैच द लास्ट बस। मैं अचानक सही समय पर सही जगह पर था। आई हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। गॉड की दया से उस दिन धूप का दिन था। इट हैपन टू बी अ सनी डे एट दैट डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग बताना चाहते हैं तो वहाँ पे टू बी को यूज़ किया जाता है। हैपन टू, गॉड की दया से, अचानक से, वो फीलिंग दे रहा। लेकिन टू बी यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो कहते हैं ऊपर वाले की दया से मैं खुश हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई हैपन टू बी हैप्पी। ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। सीम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लगता है। बड़ा ही सिंपल है, ये एडवांस में आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओके, जैसे लगता है आप अपनी चाबी भूल गए हैं। आप चाहें तो सिंपल में बोल सकते हैं इट सीम्स दैट। आप चाहें तो लगा सकते हैं एंड देन सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप बना देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हुआ, इन्फिनिटिव से जोड़ दिया गया है। यू सीम, जो पहले सीम लगता है उसे इसमें ही बता दिया गया है, ठीक है। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन योर कीज, या फॉरगॉट भी आप बोल सकते हैं। फॉरगॉटन आप नहीं बोलना चाहते तो फॉरगॉट भी बोला जाता है। ओके, लगता है आपका वजन कम हुआ है। यू सीम टू हैव लॉस्ट वेट। लगता है आपने पार्टी का आनंद लिया है। यू सीम टू हैव एंजॉयड द पार्टी। लगता है आप लंबे हो गए हैं। यू सीम टू हैव ग्रोन टॉलर।
लगता है आपने गलती की है, यू सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक। अगर आपको लग रहा होगा कैसे बनाया जाता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। लगता है ये आपका प्रेजेंट में, तो यहाँ सीम को आप चेंज कर सकते हैं। पास्ट होगा तो पास्ट में से सीम्ड करेंगे। ओके, केवल इसे हम कंटिन्यूस में नहीं दिखाते हैं, सीमिंग नहीं करते हैं इसे। ओके, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में अगर कोई ही आता है तो यहाँ सीम्स हो जाएगा, इस में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हैज़ वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, केवल हैव, टू हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप रखते हैं। सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट समझिए। आपको जरूरत नहीं कि हाँ हमें चेंज करने आना ही चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, लगता है आपने बहुत कुछ सीखा है, यू सीम टू हैव लर्नड अ लॉट। लगता है आपने अच्छी नींद ली है, यू सीम टू हैव स्लेप्ट वेल। लगता है आपने बहुत अधिक खाया है, यू सीम टू हैव ईटन टू मच। लगता है आपने अच्छा समय बिताया है, यू सीम टू हैव हैड अ गुड टाइम। देखिए, मैं ऐसे भी कह चुका हूँ कि इसमें कई सारे सेंटेंसेस लिए गए हैं। अगर आप कहोगे कमेंट करके मुझे और भी सेंटेंसेस चाहिए, तो मैं और भी लाने के लिए रेडी रहूँगा, क्योंकि आप लोग वॉच ही नहीं करते वीडियो को अंत तक। इसलिए मैं भी सोचता हूँ चलो कोई नहीं, लोग शॉर्ट देखना चाहते हैं तो मैं भी एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे और भी चाहिए, 150 चाहिए, तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग भी पे अटेंशन, मतलब ध्यान देकर के देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं भी अपलोड नहीं करूंगा। मैं भी चाहूंगा कि वही नहीं, चलो कोई नहीं, 2 एग्जांपल्स दे देते हैं और चीज़ें बता करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे वीडियो अंत तक, सही से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको नहीं देखना तो केवल लिसनिंग करने पे भी फोकस कर सकते हैं। केवल आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्या चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, सेम्स प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ही शी इट है तो सेम्स एस लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए तो ईडी हो जाएगा, है ना, सेम्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं टू बी भी लगाना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ बीइंग में आप बी दिखा सकते हैं। अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे भी चलता है। जैसे ही सीम्स हैप्पी, या फिर कह सकते हैं ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश लगता है। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह खुश है, आप हिंदी ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है, ही सीम्स टू बी टायर्ड, या फिर ही सीम्स टायर्ड, वह थका हुआ लगता। ही सीम्स हंग्री, वह भूखा लगता। ही सीम्स सैड, वह उदास लगता, या फिर ऐसा लगता है कि वह उदास है, मतलब सेम है। ही सीम्स एंग्री, वह गुस्से में लगता है। ही सीम्स कोल्ड, वह ठंडा लगता है। ही सीम्स हॉट, वह गर्म लगता है। ही सीम्स सिक, वह बीमार लगता है। ही सीम्स बोर्ड, वह उब गया हुआ लगता है, मतलब उबा हुआ सा लगता है। ही सीम्स फ्रेंडली, वह दोस्ताना लगता है, मतलब फ्रेंडली लगता है वो। What was the need to? What was the need to? क्या ज़रूरत थी? इतने सारे सेब खरीदने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to buy so many apples? इतना ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to shout so loudly? इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to leave so early? इतनी छोटी बात के लिए झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to argue for such a small thing? उस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to spend so much money on that? इतना चिंता करने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to worry so much? उससे इतना बदतमीजी से बात करने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to be so rude to him? इसके बारे में झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to lie about it? इतना खाना खाने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to eat so much? इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी? What was the need to be so angry? Get addicted to, लत होना। मुझे वीडियो गेम खेलने की लत लग गई। I got addicted to playing video games. उसे टीवी शो देखने की लत लग गई। She got addicted to watching TV shows. मेरे दोस्त को उपन्यास पढ़ने की लत लग गई। My friend got addicted to reading novels. उसे संगीत सुनने की लत लग गई। She got addicted to listening to music. हमें यात्रा करने की लत लग गई। We got addicted to traveling. उसे खेलने की लत लग गई। He got addicted to playing sports. देखिए यहाँ पे आप और भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। Get addicted to को उसके बाद अगर कोई वर्ब होता है उसमें हम ing फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बोले तो आप बोलेंगे, अगर कोई केवल ऑब्जेक्ट है तो ठीक है ऑब्जेक्ट आप रख देंगे, लेकिन आप जिस टेंस में या फिर जहाँ पे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं get addicted to को भी। उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की लत लग गई। She got addicted to using social media. उन्हें फिल्म देखने की लत लग गई। They got addicted to watching movies.
इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो, यदि आवश्यक हो तो या फिर ज़रूरत पड़े तो, एंड देन सेंटेंस। ओके, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इफ़ नेसेसरी यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यदि आवश्यक हो तो मैं आपको हवाई अड्डे से ले सकता हूँ। इफ़ नेसेसरी आई कैन पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। यदि आवश्यक हो तो हम मीटिंग रद्द कर सकते हैं। इफ़ नेसेसरी वी कैन कैंसिल द मीटिंग। यदि आवश्यक हो तो या फिर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ रात भर रह सकता हूँ, रुक सकता हूँ। इफ़ नेसेसरी आई कैन स्टे है ओवरनाइट। यदि आवश्यक हो तो हम तारीख बदल सकते हैं। इफ़ नेसेसरी वी कैन चेंज द डेट। यदि आवश्यक हो तो मैं इसे फिर से समझा सकता हूँ। इफ़ नेसेसरी आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। द वे, जिस तरीके से, ये भी काफ़ी यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में। जैसे जिस तरह से वह कपड़े पहनती है वह हमेशा स्टाइलिश होता है। द वे शी ड्रेसेस इज़ ऑलवेज स्टाइलिश। जिस तरह से आप सीखते हैं वह बहुत प्रभावी है। द वे यू लर्न इज़ वेरी इफेक्टिव। जिस तरह से वह गाड़ी चलाता है वह बहुत खतरनाक है। द वे ही ड्राइव्स इज़ वेरी डेंजरस। जिस तरह से वह खाना बनाती है वह बहुत स्वादिष्ट है। द वे शी कुक्स इज़ वेरी डिलीशियस। जिस तरह से वह काम करता है वह बहुत मेहनती है। द वे ही वर्क्स इज़ वेरी हार्ड। एज सुन एज, जैसे ही मैं अपना होमवर्क ख़त्म करूँगा मैं बाहर खेलने जाऊँगा। एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क आई विल गो आउट टू प्ले। जैसे ही घंटी बजेगी छात्र कक्षा छोड़ देंगे। एज सुन एज द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स विल लीव द क्लास। जैसे ही सूरज उगता है पक्षी गाने लगते हैं। एज सुन एज द सन राइजेस द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग। जैसे ही ट्रेन आएगी हम उतर जाएंगे। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्स वी विल गेट ऑफ। जैसे ही फिल्म खत्म होगी हम घर जाएंगे। एज सुन एज द मूवी एंड्स वी विल गो होम। जैसे ही मुझे मेरा वेतन मिलेगा मैं बिल चुका दूंगा। एज सुन एज आई गेट माई सैलरी आई विल पे द बिल्स। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम टहलने जाएंगे। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स वी विल गो फॉर अ वॉक। जैसे ही परीक्षा खत्म होगी मैं आराम करूंगा। एज सुन एज द एग्ज़ाम इज़ ओवर आई विल रिलैक्स। ऑल्दो, हालांकि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन मैं टहलने जाऊंगा। ऑल्दो इट्स रेनिंग आई विल गो फॉर अ वॉक। हालांकि वह थकी हुई है लेकिन वह अपना काम पूरा करेगी। ऑल्दो शी इज़ टायर्ड शी विल फिनिश हर वर्क। हालांकि वह लंबा है लेकिन वह मजबूत नहीं है। ऑल्दो ही इज़ टॉल ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। हालांकि खाना स्वादिष्ट था लेकिन वह बहुत तीखा था। ऑल्दो द फूड वॉज डिलीशियस इट वॉज टू स्पाइसी। हालांकि फिल्म लंबी थी लेकिन यह दिलचस्प थी। ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग इट वॉज इंटरेस्टिंग। हालांकि वह युवा है लेकिन वह बहुत बुद्धिमान है। ऑल्दो ही इज़ यंग ही इज़ वेरी वाइज। हालांकि मौसम ठंडा है लेकिन मैं तैरने जाऊंगा। ऑल्दो द वेदर इज़ कोल्ड आई विल गो स्विमिंग। नेक्स्ट वन इज टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। ओके, सीधे सीधे मुद्दे पर ना आना, मतलब घुमा फिरा कर बात करना। उस जगह पे टू बीट अराउंड द बुश को यूज़ किया जाता है। जैसे मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे घुमा फिरा कर बातें करो, आपको मुझे सच बताना होगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू बीट अराउंड द बुश, यू नीड टू टेल मी द ट्रूथ। घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो और मुद्दे पर आओ। ठीक है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। वह घुमा फिरा कर बातें कर रहा है, वह बुरी खबर बताने से बचने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ बीटिंग अराउंड द बुश, ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड टेलिंग मी द बैड न्यूज़। घुमा फिरा कर बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सीधे मुद्दे का सामना करना होगा। देयर इज़ नो पॉइंट इन बीटिंग अराउंड द बुश, वी विल नीड टू एड्रेस द इशू डायरेक्टली। वह घुमा फिरा कर बात कर रही थी लेकिन मुझे लगता है कि वह कहना चाह रही है कि उसे मेरा विचार पसंद नहीं है। शी इज़ बीटिंग अराउंड द बुश बट आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू से शी डजंट लाइक माई आइडिया। चलो घुमा फिरा करके बातें नहीं करते हैं, हमें इस बारे में गंभीर बातचीत करने की ज़रूरत है।
Let's not beat around the bush. We need to have a serious conversation about this. Next one is to bite off more than you can chew. बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना, मतलब टू बाइट ऑफ मतलब काटना। मान लो एक सेब है और आप अपने मुंह में इतना सारे काट लेते हैं कि आप अच्छे से चबा नहीं सकते हैं उसको, आप चबा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी सेंस में इस इडियम को यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ एक साथ करना, उस जगह पे इसे यूज़ किया जाता है। ओके, इसका सेकंड फॉर्म होता है बिट और थर्ड फॉर्म होता है बिटन। ओके, बाइट ऑफ पहला है इसका बाइट ऑफ। ओके, तो जैसे एक साथ तीनों भाषाएं सीखने की कोशिश मत करो, आप अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू लर्न ऑल 3 लैंग्वेजेस एट वंस, यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। वह पूरे सम्मेलन का मतलब कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए सहमत हुई। वह निश्चित रूप से अपने दम पर ज़्यादा कर रही है, मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब ये होता है आप इतना अधिक ले लिए हैं कि आप चबा नहीं सकते, मतलब हो नहीं सकता। तो उस जगह पे उस रूप में आप हिंदी जिस तरीके से सोचते हैं आप सोच सकते हैं। इसका मीनिंग को एक बार आप समझ जाएंगे तो समझ गए कि आप समझ चुके हैं, राइट। टू बाइट ऑफ मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा काट लेना, ले लेना मुंह में। मोर देन अधिक, यू कैन च्यू कि आप चबा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हाथ से ज़्यादा काम ले लेते हैं कि आप कर नहीं सकते हैं, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो उस जगह पे हम टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू को यूज़ करते हैं। कैन को कई बार पास्ट में कुड भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ओके, जैसे शी अग्रीड टू ऑर्गेनाइज द इंटायर कॉन्फ्रेंस, शी इज़ डेफिनेटली बाइटिंग ऑफ मोर देन शी कैन च्यू। उस प्रोजेक्ट को लेना एक बहुत बड़ी गलती थी, हमने अपने दम पर ज़्यादा ही ले लिया, मतलब औकात से ज़्यादा ले लिया। टेकिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक, वी हैव बिटन ऑफ मोर देन वी कैन च्यू। वह सप्ताह के अंत तक 3 प्रोजेक्ट्स पूरी करने की कोशिश कर रहा है, वह निश्चित रूप से अपने दम पर अधिक कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश 3 प्रोजेक्ट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, ही इज़ डेफिनेटली बिटिंग ऑफ द मोर देन ही कैन च्यू। उसने कल तक रिपोर्ट खत्म करने की वादा किया, लेकिन वह अधिक बोझ ले रहा है। ही प्रॉमिस टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, बट ही इज़ बेयरिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। सब कुछ खुद करने की कोशिश करके ज़्यादा परेशानी मत लो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इडियम इज टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब 2 पक्षी को मार देना एक साथ में, एक स्टोन के साथ, माने एक पत्थर में ही 2 को मार देना। क्या ये संभव है? हालांकि ये इडियम्स का अलग मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 2 समस्याएं को एक एक्शन के साथ हल करना। मान लो कि आप स्कूल जा रहे हैं अपने बच्चों को लाने के लिए और बीच में आप राशन भी ले आते हैं, साथ ही साथ राशन भी ले आते हैं। तो आप जा रहे थे कहाँ? अपने बच्चों को लाने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, भी बच्चों के साथ साथ आपने राशन भी लाया। तो 2 एक्शन काम किया। जा रहे थे कोई एक चीज़ के लिए, लेकिन 2 एक्शन आपने काम किया, राइट। 2 समस्याएं हल कर ली, मतलब 2 समस्याएं या फिर 2 चीज़ें जो भी है आपने हल कर लिया। लेकिन आपका पर्पस क्या था? स्कूल से जा करके चिंटू को लेकर के आना, ठीक है। लेकिन आपने चिंटू के साथ साथ और भी काम कर लिया, मतलब कि एक बार में, एक एक्शन में, एक ही साथ में 2 समस्याएं को हल कर लिया एक तरह से, ठीक है। उस केस में आप टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन को यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे कोई पक्षी को मारने का उद्देश्य नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं दूध और अंडे खरीदने के लिए किराने की दुकान पर जा रहा हूँ, मैं एक साथ में 2 समस्याएं हल करूँगा। आई एम गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टू बाय मिल्क एंड एग्स, आई विल किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। मैं काम पर जाते समय डाकघर में रुकूंगा और वह पत्र भेजूंगा। यह एक साथ में 2 समस्याएं हल करने का एक बढ़िया तरीका है। आई विल स्टॉप बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन माई वे टू वर्क एंड मेल दैट लेटर। इट्स अ ग्रेट वे टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। जब मैं शहर में रहूँगा तो मैं अपने दोस्त से मिलूँगा और कॉन्फ्रेंस में भाग लूँगा। यह ऐसा है जैसे कि एक साथ में 2 समस्या हल हो जाएंगे। When I'm in the city, while भी कह सकते हैं, When I'm in the city, I will visit my friend and attend the conference. It's like killing 2 birds with 1 stone. मैं व्यायाम करने के लिए जिम जा रहा हूँ और एक दोस्त से मिलूँगा। यह एक साथ में 2 प्रॉब्लम को हल करने का बढ़िया तरीका है। I'm going to the gym to exercise and meet up with a friend. It's a perfect way
टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन।